हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से यानी कि 11 फरवरी 2023 से आपको आकार आईएएस यूट्यूब चैनल पर डेली 2 बजे लाइव जो है द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ का डेली न्यूज़ एनालिसिस मिलेगा। ये जो न्यूज़ एनालिसिस है, इसमें हम लोग उन फैक्ट्स पर बात करेंगे जो फैक्ट्स आपके प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। उन आर्टिकल को डिस्कस करने का तरीका बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव और बहुत ही साइंटिफिक है। वो कुछ इस तरह से है कि जैसे हमको एक न्यूज़ लेते हैं तो वो न्यूज़ को हम ये बताएंगे कि आपके पेपर के किस यूनिट से रिलेट करती है। साथ ही हम ये डिस्कस करेंगे कि उससे उस यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, ताकि आप बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आप तैयारी करें और जो क्वेश्चन आए हैं ताकि जब वो एडिटोरियल पढ़ें तो आपको उसमें से जो की पॉइंट्स निकलते हैं वो आप नोट करते चलेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा। साथ में उनकी एनालिसिस होगी कि अगर बैक ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ है तो उसमें ये हम कंटेंट कैसे यूज कर सकते हैं। साथ ही इन फ्यूचर अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन रेज होता है तो उसमें हम उसे कैसे यूज करेंगे। तो बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही ऑर्गेनिक ढंग से हमें पढ़ाई करनी होती है और बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव मैकेनिज्म अपनाना होता है, क्योंकि यही स्मार्ट स्टडी के इंपॉर्टेंट टूल हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडियाज लॉ एंड ऑर्डर मैट्रिक्स नीड अ रिबूट। ठीक, कि हमें यानी कि ये न्यूज ये बोल रही है कि हमें इंडिया के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके मैट्रिक्स को एक तरीके से रीबूट करना पड़ेगा। यानी ये समझना पड़ेगा कि हमारे भारत में जो सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां हैं वो क्या हैं और उनके लिए क्या सार्वभौमिक उपाय अपनाए जाने चाहिए, क्या यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव होना चाहिए, क्या कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए, जिससे हम इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है या एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं उसके साथ डील कर सकते हैं। तो इसके लिए सम्मेलन हुआ है। दोस्तों, इसके लिए जो जीडीपी होते हैं उन रैंक के या आईजीपी रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं उनका एक सम्मेलन हुआ है। ठीक, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आई हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो आप न्यूज़पेपर पढ़ के ऐसे नहीं छोड़ सकते। ठीक, एक ऑर्गेनिक साइंटिफिक तरीका ये होता है कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ें तो सबसे पहले हम ये पता रहना चाहिए कि ये पर्टिकुलर न्यूज़ हमारे न्यूज़पेपर के या हमारे सिलेबस के, मेंस के सिलेबस के किस जो है यूनिट से मैच करती है, किस पेपर से मैच करती है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ लगा दिया है। जैसे ये न्यूज़ है आपके जीएस पेपर 3 से की रिलेट करती है, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका। एक तो आपकी यूनिट ये है। सेकंड यूनिट ये है पेपर 3 में ही, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइट यानी सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका। अब 2 जगहों से यह प्रश्न आता है। ठीक, देखिए, एक ऐसे पूछा गया है। अब हम लोगों ने यूनिट की बात कर ली, अब हम देखेंगे पिछले सालों में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। तो देखिए, एक ऐसे पूछा गया है कि सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से बेहतर कार्यप्रणाली होती है। क्योंकि दोस्तों, जब ये इसमें हम बात करते हैं, ये जो हमारा आज का एडिटोरियल है ये बात करता है कि जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं उनके साथ हम कैसे डील करें। तो जो ये ऑफिसर्स की मीटिंग हुई है इनमें उन्हीं सब्जेक्ट मैटर्स को रखा गया है कि आज की जो सुरक्षा चुनौतियां हैं वो कहीं ना कहीं ना केवल फिजिकल हैं बल्कि वर्चुअल हैं। जैसे सोशल नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से, साइबर टेररिज्म, ऐसे तमाम ड्रोन के माध्यम से जो है टेररिज्म को फैलाना, जो नक्सलिज्म है, जो माओइज्म है, वो नए जो है तौर तरीकों के साथ देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज क्रिएट कर रहा है। तो इसमें उन्हीं नए पैराडाइम पर, आप इसको कह सकते हैं कि न्यू पैराडाइम, नए पैराडाइम पर बात हो रही है, नए पैराडाइम को अपनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक, इन चैलेंजेस को हम लोग देखेंगे तो यहां से आप ये चीज पकड़ पाएंगे कि वो क्या चीज है। और यहीं से दोस्तों यूपीएससी क्वेश्चन उठा लेता है नए साल का। तो जो ये आपका न्यूज एनालिसिस है ये डेली आप 2 बजे इसको देखना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपका जो 2023 और 24 का जो आप मेंस दोगे या 25 का मेंस दोगे उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से बेहतर कार्यप्रणाली होती है, ये ऐसे पूछा गया है। अब इसमें आप कैसे लिखोगे, भाई हमारे यहाँ क्या इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कोई एजेंसी नहीं है? बिल्कुल है, सीबीआई है, आईबी है ना, ईडी है, तमाम एजेंसीज हैं।
लेकिन फिर भी कहा गया कि सर्वोत्तम, हमारे पास बेस्ट कार्यप्रणाली है, लेकिन क्या उससे भी बेहतर कुछ हो सकता है? तो उससे बेहतर की तलाश में हमें इस तरीके के जो प्रोग्राम्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उनमें उस तरीके के डिस्कोर्स और आउटपुट निकल कर उसमें आते हैं मीटिंग्स में, क्योंकि हायर लेवल ऑफिसर्स अपने विचारों को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, सजेशंस देते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीजें आप उसमें लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन क्या पूछा गया? नक्सलवाद एक सामाजिक आर्थिक विकासात्मक मुद्दा है, यानी कि जो नक्सलिज्म है वो सोशो इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट इशू है, जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्यकर्ता यानी स्टेट एक्ट्स और गैर राज्यकर्ता, स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद, ठीक, ये सब चीजें द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों यानी मल्टी डायमेंशनल जो चैलेंजेस हैं का विश्लेषण कीजिए और इन संकटों से निपटने के उपाय बताइए। तो जो जैसे ये क्वेश्चन है, बाह्य और गैर राज्यकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी जो चुनौतियां हैं, ये जो बहुआयामी चुनौतियां हैं क्या दोस्तों, यही चीज है कि नक्सलवाद कैसे फैल रहा है, माओवाद कैसे फैल रहा है, काउंटरफीट टेररिज्म कैसे हो रहा है, ये सारी चीज, साइबर सिक्योरिटी के लिए कैसे खतरा हो रहा है। कोविड के दौरान हमने देखा आईसीएमआर पर तमाम तरीके के साइबर हमले हुए, ताकि वो गुप्त सूचनाएं, वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन उनके साथ मिल सके, है ना। दूसरे देशों के जो है पर उस कई तरीके से हमले किए जाते हैं। जैसे अभी एक न्यूज आई थी हाल फिलहाल में, जिसे बोला जाता था डीप फेक, इस तरीके की चीज, क्योंकि आज की दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की दुनिया है, तो नए तरीके की चुनौतियां और नए तरीके के चैलेंजेस हमारे सामने हैं। तो उसके थीम में ये कहा गया, एडिटोरियल के थीम में ये कहा गया कि विद द इवॉल्विंग सिक्योरिटी सिनेरियो रिजल्टिंग इन द कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, द नेचर ऑफ द सिक्योरिटी डिस्कोर्स एज वेल एज ग्राउंड टेक्निक हैव टू बी इंप्रूव्ड, यानी कि विकसित होते सुरक्षा परिदृश्य के परिणाम स्वरूप जटिल चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। यानी कि यहां बहुत ही क्लियरली बोला जा रहा है कि जो हमारा जो सिक्योरिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो बहुत ज्यादा मजबूत है, स्ट्रेंथ है, उसके बावजूद जो चैलेंजेस हैं फिर भी वो काफी जो है बड़ी हैं, क्योंकि अब जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो ना केवल फिजिकल हैं बल्कि वर्चुअल भी हैं। इस वजह से सुरक्षा संवाद की प्रकृति के साथ जमीनी तकनीकी सुधार करना होगा, ठीक है, कि हमें जो सिक्योरिटी के लिए डिस्कस करना होगा आपस में, तब जाकर हमें नए तरीके के जो चैलेंजेस हैं, नए तरीके के टेक्निकल इनोवेशंस हैं, उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। तो इसलिए कहा गया कि जो डीजीपी और आईजीपी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनका सम्मेलन किया गया और उसमें कहा गया वर्तमान में खुफिया अपराध और आपराधिक जांच जो प्रौद्योगिकी है वह फॉरेंसिक पहलुओं से आगे बढ़ते हुए अन्य विषय पर हमें फोकस करना पड़ेगा। यानी कि ये जो ट्रेडिशनल चीजें हैं इनसे आगे बढ़कर हमें नए सब्जेक्ट मैटर पर आके काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो नए तरीके की चुनौतियां हैं उनकी बात की जा रही है। और कहा जा रहा है कि वर्तमान विषय वस्तु में नई नई चुनौतियां क्या हैं, जैसे समुद्री सुरक्षा, जैसे ड्रोन का खतरा, जैसे डार्क वेब, जैसे क्रिप्टो करेंसी, ठीक, समुद्र, ठीक, और इससे उत्पन्न तमाम तरीके की चुनौतियां, ठीक। अब ये डार्क वेब क्या है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जहां तमाम तरीके के जो है वर्चुअल करेंसीज के लेन देन होते हैं, तमाम तरीके का जो टेररिज्म है वो अलग अलग मोड का वहां पर देखने को मिलता है। टेररिज्म सिर्फ फिजिकल नहीं है, टेररिज्म साइबर है, टेररिज्म रिलीजियस है, टेररिज्म जो है सांप्रदायिक है, ठीक, रीजनल है, बहुत तरीके के। और जो ड्रोन का खतरा है अक्सर हम देखने को मिलता है, जैसे अभी आपने देखा कि जो है चाइना का एक बैलून, उसको अमेरिका ने मार गिराया। इस तरीके के नए नए चीजें हैं जो उनकी एक जो है पेरीफेरी के अंदर चला गया था। तो ये क्या है, नए तरीके की चुनौतियां हैं भाई। अक्सर पाकिस्तान के ड्रोन इंडिया में देखे जाते हैं, वो क्या है, ड्रोन का खतरा ही तो है। समुद्री सुरक्षा में पायरेसी जो होती है, समुद्री जो है पायरेसी देखने को मिलती है, वो सारी चीजें हैं जो चैलेंज क्रिएट करती हैं। इसके साथ साथ वामपंथी उग्रवाद, जो लेफ्टिस्ट जो उग्रवाद है वो देखने को मिलता है, आतंकवाद है वो देखने को मिलता है, नशीले पदार्थों की तस्करी है, ये सब जो चीजें हैं। और सीमा से संबंधित इशू, जो बाउंड्रीज इशू हैं, कोस्टल एरिया हमारी 9 राज्यों की है जो अपने आप में एक जो है चीज है, ऊपर से फिर कश्मीर हो गया और तमाम क्षेत्र हो गए, राज्यों के क्षेत्र हैं जहां से हमें चैलेंजेस बने रहते हैं। इस तरीके से उनके साथ हमें डील कैसे करना होगा, तो एक यहां पर
जो एडिटोरियल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, खोल के बता रहा हूं, वो ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखनी होगी। ठीक, फिर कहा जा रहा है कि जो सुरक्षा समस्याएं हैं वो वर्तमान में घातीय दर से बढ़ रही हैं, यानी स्क्वायर रेट से बढ़ रही हैं। ठीक, इस तरीके के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो मल्टीपल जो है स्क्वायर में या जो है क्यूब के फॉर्म में बढ़ रही हैं। इस तरीके की चैलेंजेस हो रही हैं। आगे कहा जा रहा है जो डेटा सिक्योरिटी, जो डेटा सुरक्षा से बचने हेतु संज्ञानात्मक कौशल की आवश्यकता है। डेटा सुरक्षा का क्या मतलब है? हमारे मोबाइल पर कोई मैसेज आया, आपके मोबाइल पर कोई मैसेज आया, उसके लिए आप क्या तरीका होता है, और उसके बाद हमने उसे क्लिक किया या फोन रिसीव किया, पता लगा कि हमारी प्राइवेट सिक्योरिटी जो है ब्रीच हो गई है। तो ये चैलेंज है। जैसे पेगासस के दौरान ये इजरायली जो एक तरीके का सॉफ्टवेयर था या वायरस था, वो कैसे लोगों की पर्सनल सिक्योरिटी को जो है ब्रीच कर रहा था, इस तरीके के। फिर है प्रौद्योगिकी वर्चस्व वाली इस दुनिया में प्रौद्योगिकी व भीड़ भाड़ी जो भीड़ है उसके बीच में आपस में जो मैनेजमेंट है वो बहुत डिसकंटिन्यूटी है उसमें, यानी कि टेक्नोलॉजी को लोग तेज अडॉप्ट करना चाहते हैं। ठीक, जैसे कोई ऐप हम डाउनलोड करते हैं, तमाम तरीके के वो जो है स्वीकृतियां या एक्सेप्टेंस के लिए बोलता है, हम करते चले जाते हैं, हम किसी चीज का रूल रेगुलेशन नहीं पढ़ते। एक तरीके की दिक्कत है। दूसरी चीज है कि लोग इतनी तेजी के साथ सोशल मीडिया का यूज करते हैं कि कौन सा कंटेंट सही है, कौन सा कंटेंट गलत है, कौन सा कंटेंट देश विरोधी है, कौन सा कंटेंट हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, इसको हम नहीं देखते, बस उसे हम लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। तो वो भी एक तरीके के चैलेंज का कारण बनता है। तो इसलिए कहा गया जो हम तकनीकी सीखें लेकिन उसका यूज करने का हमें कौशल भी सीखना होगा। ये सजेशंस में आप बताओगे, कि हम तकनीकी, जैसे मोबाइल एक हाथ में ले लिया, उस तकनीकी हाथ में आ गई, लेकिन किस टेक्नोलॉजी का कितना यूज करना है, यूज करने के नेचर को, यूज करने के लिमिटेशंस को हमें सीखना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। आज का दौर कैसा है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी को सॉल्व करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का यूज करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करें, तो प्रॉब्लम्स को हम मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात कही जा रही है। ठीक, फिर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में कौशल विकास करना होगा। भाई प्रकाश सिंह जो हैं, जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस में पुलिस रिफॉर्म की बात करी है। इनफैक्ट इस एडिटोरियल में यहां तक बोला गया है कि हमें पुलिस सुधार इस तरह से करने होंगे, या अपने जो है रिक्रूटमेंट कुछ इस तरह से करना होगा जो कम से कम बहुत बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन एक सेमी लेवल पर वो स्किल्ड होने चाहिए, क्योंकि अब जिस तरीके के चैलेंजेस हैं उनसे हम ट्रेडिशनली नहीं निपट सकते। तो ये बात भी बोली जा रही कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में कौशल विकास करना होगा, दक्षता लानी होगी, यानी कि आज के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो गैजेट्स हैं, उनको रन करने की, उनको चलाने की कैपेसिटी उनमें होनी चाहिए। ठीक, फिर कहा गया भविष्य में सुरक्षा एजेंसियों के भीतर हथियार और प्रौद्योगिकी को लेकर प्रतिस्पर्धा होगी। ठीक, यानी कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उसमें हथियार और टेक्नोलॉजी के यूज करने और कौन ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है उसको लेकर कंपटीशन होगा। भाई हम देखते हैं कई बार नक्सलियों के पास जो है ग्रेनेड मिल जाते हैं, कई नक्सलियों के पास मिसाइल लॉन्चर, हर एक चीज पाई, ड्रोन, हर एक चीज पाई जा रही है। और आप अगर उनसे ट्रेडिशनल तरीके से निपटेंगे तो क्या आप उनसे जीत पाएंगे? है ना। तो ये सवाल खड़ा होता है। प्लस जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, बाह्य राज्यकर्ता हैं, वो जब इस तरीके की टूल एंड टेक्निक का यूज करेंगे तो कैसे चीजें होंगी। जैसे आपको पता है कि AK-47 का यूज अफगानिस्तान में जो है आतंकवादियों ने रशिया के खिलाफ किया, रशिया एक तरीके से युद्ध हार गया था वहां, है ना। तो ये जो चीज है कि यानी कि जैसी जो है टेक्नोलॉजी होगी, उस टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना होगा, उसकी लर्निंग को हमें जो है सीखना होगा, ये सब चीजें करनी होंगी। फिर कहा जा रहा है सुरक्षा एजेंसियों के अलावा पुलिस कर्मियों के चयन हेतु पूर्व बदलाव की आवश्यकता है। ठीक, जो मैंने अभी पहले बात बोली कि सिक्योरिटी एजेंसीज में और पुलिस सर्विसेज में हमें जो सिलेक्शन की प्रोसेस में मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा। हमें बहुत मॉडर्नाइज स्किल्ड न्यू ब्रेन चाहिए जो बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सके, बेहतर तरीके से, पता लगा ड्रोन से ऑपरेट करना है, कोई स्किल्ड ही नहीं है, तो जो नॉन स्किलनेस है ये आपके रिजल्ट को इफेक्ट कर देती है। तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए, जिसको
सजेशंस में आप लिख सकते हो। ठीक, फिर कहा गया वर्तमान में सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया दो तरफा टूल है। ठीक, सोशल मीडिया का यूज कैसे है, इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है, लेकिन अगर हम इसको इसके माध्यम से जन जागरूकता फैलाएं, पब्लिक अवेयरनेस लेकर आए, तो इट इज गुड, ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होगा, फायदे का सौदा होगा। ठीक, फिर कहा जा रहा है इंटेलिजेंस का उचित उपयोग कानून व्यवस्था में सहायक हो सकता है। यानी कि जितना ज्यादा इंटेलिजेंस गैदरिंग होगी, इंटेलिजेंस को हम कॉम्प्रहेंसिवली जो है देखेंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए फायदे की बात होगी। कैसे? इस तरीके से देखिए, एक तो चैलेंजेस हमारे यहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज के ये हैं जो आप लोग नोट करिएगा। पहली चीज तो ये प्रॉब्लम है कि जो मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसी हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, सहयोग नहीं है। कुछ सेंट्रल एजेंसीज हैं, कुछ स्टेट एजेंसीज हैं, जिनकी वजह से जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो देश के अंतर्गत जो नक्सल और माओवाद और इस तरीके की चीजें हो रही हैं, उनमें भी कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती। तो उनके बीच में हमें एक एकोमोडेशन होना चाहिए, उनके बीच में जो है सामंजस्य होना, कन्वर्जेंस होना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर स्थिति बन सकती है। फिर कहा गया सुरक्षा एजेंसियों के बीच में आपसी सहयोग, आपसी जो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है उसका अभाव है, ये अभाव नहीं रहना चाहिए। भाई नक्सली क्या है, एक एरिया स्पेसिफिक से दूसरे एरिया या दूसरे राज्य या दूसरे जिले में मूव कर गए, दो राज्यों या दो जिलों के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, उनका एक रेंज होता है, उससे आगे जाकर काम नहीं कर सकते, प्रॉब्लम थोड़े दिन बाद वो फिर अपनी जगह पर आ जाते हैं। ठीक, तो ये कहा जा रहा है जिसके कारण जांच विश्लेषण में भी बाधा उत्पन्न होती है। ठीक, कि आधी अधूरी जानकारी आपके पास है, उसके बाद आपके लिमिटेशंस हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की पोजीशन में ही नहीं है। तो ये सारी चीजें भी आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए एक तरीके का थ्रेट क्रिएट करती हैं। फिर कहा गया आर्टिकल में आगे स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी वजह से, ये बुक भी है, सुमाखर एक हुए हैं, उनकी बुक भी है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये प्रीलिम्स में पूछी भी जाती है। फिलहाल यहां कुछ अलग है। कहा गया खतरों की सीमा, यानी लिमिटेशंस जो है, खतरों की सीमा और खतरों की किस्म, यानी कि किस तरीके की जो है खतरे हैं और खतरे किस हद तक हैं, किस रेंज के जो है एक तरीके के जो है खतरे हैं, उनमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है। यानी कि उन चीजों को हमें फाइंड आउट करना होगा कि हमें लिमिटेशंस जान पाए कि किसी भी तरीके का जो कोई भी घटना है वो किस रेंज तक किसी भी व्यवस्था को हार्म करेगी, चैलेंज क्रिएट करेगी, उसके साथ डील करने की आवश्यकता है। और कहा गया खुफिया जो तकनीकें हैं, जो जांच की मेथड्स हैं, उनमें जमीनी स्तर पर सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक, जो हमारी जो सीक्रेट जो टेक्निक्स हैं, सीक्रेट इंटेलिजेंस है, उसमें हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग की आवश्यकता है, इनोवेशन की आवश्यकता है, रिफॉर्म की आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी को और जोड़ने की आवश्यकता है और कोऑर्डिनेशन बनाने की आवश्यकता है, तब जाकर ज्यादा बेहतर पोजीशन आएगी। ठीक, तो और कहा गया कि इस बैठक में यह भी बोला गया कि शीर्ष स्तरीय सुधार, यानी कि जो अपर लेवल पर ठीक रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, जिससे जो है चीजों को हम बेहतर करने में सफल हो सकते हैं। कहा गया कि मौजूदा जो पेशेवर हैं, जो इस सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, ठीक, उनके साथ हमें विचार विमर्श करना होगा, क्योंकि जो चैलेंजेस हैं वो बहुत इनोवेटिव चैलेंजेस हैं, जो कई बार तो चैलेंजेस नहीं लगते हैं, ठीक, लेकिन वो काफी बड़ा थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं। तो उन संभावनाओं के बारे में, चुनौतियों की संभावनाओं के बारे में, जिनमें आमतौर पर लोग नहीं समझ पाते, नहीं सोच पाते, उनके बारे में भी हमें ये जानकारी होनी चाहिए। आगे कहा गया सम्मेलन में राजनीतिक जो विषय हैं, उसके अलावा जो प्रशासनिक और कार्य प्रणाली पर विचार किया जाना चाहिए। यानी कि जब भी कॉन्फ्रेंस और प्रोग्राम हो, सम्मेलन हो ऑफिसर्स का, तो जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो तो अलग विषय है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, रूल एंड रेगुलेशन से रिलेटेड चैलेंज, जो प्रक्रिया से जुड़ी चुनौतियां हैं, उनके बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने की आवश्यकता है, जिससे हम एक सही दिशा में, सही प्लेटफॉर्म पर और सही जो है तौर तरीके से चीजों के साथ डील कर सकें। तो ये जो चीजें हैं, इनमें हम ऐसा अगर करते हैं तो हम भविष्य की समस्याओं से निपट सकेंगे। अब मैं कुछ चीजें एडिशनल आपकी बताता हूं जो एडिटोरियल में नहीं कहा गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोला गया कि डेटा लोकलाइजेशन, जैसे यूरोप में कानून है डेटा लोकलाइजेशन का, ठीक, डेटा लोकलाइजेशन का, डेटा को लेकर वहां बहुत सख्त कानून है, ठीक, हमारे यहां पर इसको लेकर बिल अभी पेंडिंग है। तो डेटा लोकलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसके साथ हमें अच्छे से डील करना चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है।
जो भी तरीके से पूरे तरीके से यूएस की कंपनियों के हाथ में है। ठीक, तो ये चीज हम जो यूरोपीय यूनियन की सुरक्षा जो कानून हैं उनके साथ हमें इसको देखना चाहिए। फिर दूसरी चीज है कि जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उस पर ये तीसरा पॉइंट हुआ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी चाहिए। ठीक, जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी चाहिए जो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव ढंग से विषयों के बारे में जो है सोचती है, बहुत अच्छे, बहुत ही नॉन पॉलिटिकल सजेशंस देती है जो काफी बेहतर होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो इंटरवेंशंस हैं वो सब इसमें काफी अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक, तो जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक में आपने इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी, इंटरनल सिक्योरिटी या कह सकते हैं इसके अलावा जो नेशनल सिक्योरिटी है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, उससे जुड़ी चीजों को आपने देखा। ठीक, ये डीजीपी सम्मेलन था, डीजीपी सम्मेलन था। अब यहां चीजें जो निकल कर आ रही हैं उसको आप अपने नोट्स में नोट कीजिएगा। ठीक, उस यूनिट आप ऐसे बनाइए, नोट्स यूनिट वाइज नोट्स बनाइए, यूनिट वाइज नोट्स बनाइए और वहां पर ये चीज को आपको 2, 3, 4, 5 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट लगे हैं उनको आप नोट करिए, उनको नोट करिए। आपका नोट्स यूनिट वाइज ऑटोमेटिक तैयार होता चला जाएगा। ठीक, ऑटोमेटिक और बेहतर होता चला जाएगा। क्वेश्चन को जब टैकल करिए तो उन क्वेश्चन में डालिए। आपको मैंने क्वेश्चंस बताए जहां पर आप क्वेश्चन के शेड्स को समझ पाए। ठीक, कि क्वेश्चन किस तरीके का आता है। भाई सही तैयारी के लिए सही मार्गदर्शन और सही जो है तौर तरीका बहुत मायने रखता है, वो उसको आपको इस तरह से फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो कि एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज आपके प्रीलिम्स के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, न्यूज क्या थी? इंडस्ट्रियल आउटपुट राइज मॉडरेट 4.3%, यानी कि जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो जो है मॉडरेट सिचुएशन में है, यानी कि ना तो बहुत खराब और ना तो बहुत अच्छा। ठीक, तो अब हमने इसमें आपके लिए एक चीज लगा दी जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कोर सेक्टर क्या है। ठीक, इंडस्ट्रियल आउटपुट हमने देखा, कोर सेक्टर क्या है? तो कोर सेक्टर में 8 सेक्टर हैं, 8 सेक्टर्स हैं इसके अंदर, 8 सेक्टर हैं इसके अंतर्गत। वो क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। पहला है कोल यानी कोयला, दूसरा है क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, तीसरा है नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस, चौथा है रिफाइनरी, पांचवा है फर्टिलाइजर्स, ठीक, छठा है स्टील, सातवां है विद्युत और आठवां है सीमेंट। तो आपके ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस और पीसीएस दोनों में। ठीक, जहां पर आप इस चीज को न्यूज को एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब इनको जो है आईआईपी के द्वारा मापा जाता है। आईआईपी एक इंस्टीट्यूशन है, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इसके द्वारा मापा जाता है। ठीक, ये उत्पादन में परिवर्तन को मापता है। ठीक, तो ये एक चीज पता चली। सेकेंड जो चीज है, ये जो नेक्स्ट थर्ड न्यूज है, ये प्रीलिम्स, पीटी और प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। इसमें क्या कहा गया कि सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट क्लियर्ड बाय कॉलेजियम कांट बी सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, कि जो जिन विषयों पर कॉलेजियम ने मिलजुल कर निर्णय दिया है उन विषयों का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो ये कंटेंट आप यूज कर सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, और अगर प्रीलिम्स में किसी क्वेश्चन के पॉइंट में ये बिंदु आ जाता है तो वहां भी इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, मान लो ऐसे ऑप्शन में बना दे कि जो कॉलेजियम द्वारा दिए गए निर्णयों को न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा जा सकता है। अब आपने कभी नहीं पढ़ा, आप कंफ्यूज रहेंगे, तो इसमें यहां बहुत ही क्लियरली कह दिया गया कि नहीं रखा जा सकता। ठीक, अब फिर ये जो प्रीलिम्स की न्यूज है जो आईएएस और पीसीएस दोनों एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, कहा गया तीसरा खेलो इंडिया विंटर गेम, ठीक, ये गुलमर्ग, ठीक, में होने जा रहा है। थर्ड इंडिया विंटर गेम्स कहां होने जा रहा है? गुलमर्ग में होने जा रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, फिर कहा गया नेक्स्ट न्यूज है जो कि प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट न्यूज है, जिसमें कहा जा रहा है एनिमल वेलफेयर बोर्ड, ठीक, कि यानी जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है वो कह रहा है कि हम 14 फरवरी को कौन से दिन के रूप में मनाएंगे? ये 14 फरवरी जो है काऊ हक डे के रूप में हम मनाएंगे। ठीक, 14 फरवरी किसके रूप में मनाएंगे दोस्तों? काऊ हक डे के रूप में मनाएंगे। देखिए, ये हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी बढ़ाता है अगर इसकी व्याख्या मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से की जाए, क्योंकि जो वैलेंटाइन डे है वो भी 14 फरवरी को होता है। अब वैलेंटाइन डे एक पश्चिमी संस्कृति का प्रतीक है, जबकि जो गौ
गांवों के जो जो गायें हैं उनके प्रति हमारा लगाव या प्यार हमारे सांस्कृतिक भावना को प्रदर्शित करता है, हमारी भारतीय सांस्कृतिक भावना को प्रदर्शित करता है। तो इस रूप में जब आप मेंस लिख रहे हो और कंटेंट में आपको डालना हो तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हो कि इसे जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने भी इसे कहा है, यानी कि ये चीज कहीं से भी गलत भी नहीं है और बाकायदा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी उसे बोल रही है। ठीक, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो है कि डिस्कवरी ऑफ द लिथियम, ठीक, डिपॉजिट्स इन जम्मू कश्मीर, कट डाउन इंपैक्ट नीड। ठीक, देखिए लिथियम आयन बैटरी जो होती हैं वो यूज होती हैं। लिथियम का प्रयोग उन आज के टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसमें से एक है, जिसमें कहीं ना कहीं लगभग 60% से ज्यादा या 70% के आसपास चाइना जो है लीड करता है उसमें। ठीक, तो ऐसे में भारत में जम्मू कश्मीर में लिथियम आयन के भंडार मिलना ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, बहुत ही सुखद समाचार है, क्योंकि इसके माध्यम से जो हमें फायदा होगा वो ये होगा कि जो हमारी जो डिपेंडेंसी जो है जो थी वो कम हो जाएगी, हम सेल्फ रिलायंस होने की दिशा में बढ़ सकते हैं। ठीक, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी हैं कि इसको जो है शोधित करने के तौर तरीके हमारे पास होने चाहिए। अब नेक्स्ट न्यूज है जो मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होने जा रही है, इसका ये डिस्कस करते हैं। द बैटल अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। अब ये असम की न्यूज पर, असम के बारे में एक न्यूज थी। ठीक, असम के बारे में एक न्यूज थी जिसमें बहुत ही क्लियरली कहा गया कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां नहीं, सुरक्षा जो संस्थान हैं, वो काफी प्रयास कर रहे हैं कि जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। जन जागरूकता, पब्लिक अवेयरनेस के द्वारा लोगों को अवेयर किया जाए, जिससे जो है व्यवस्था के लिए काफी बेहतर सिचुएशंस क्रिएट की जा सकती है। तो इसको अब हम कहां यूज करेंगे? भाई न्यूज तो हमने पढ़ ली, न्यूज हमें समझ में भी आ गई जैसे तैसे, या नहीं आई। ठीक, तो हमको उसको कैसे यूज करेंगे? देखिए जो द हिंदू है वो बहुत, उसके लिए एक वो शब्द बोला जाता है कि लेफ्टिस्ट अखबार है, ये है वो है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको रेज करता है। उसके माध्यम से आपकी उपयोगिता यह है कि आप उसे बैलेंस कर लीजिए। ठीक, अगर आपको ऐसा लगता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो जो मुद्दे होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं। ऑलमोस्ट जो है हिंदू से ही न्यूज़पेपर को बनाया जाता है मुख्य परीक्षा में, और प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो ऐसे में उनकी एनालिसिस एक बैलेंस वे में जाकर करना आपका काम हो जाता है, आपकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। हम लोग आपकी मदद इस रूप में ही करते हैं कि उस कंटेंट को आपको समझाते हैं, बताते हैं, यूज करना सिखाते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस कहां से आए, आपके अंदर वो समझ कैसे विकसित हो सके। तो कोई न्यूज आप पढ़ते हो तो आपको ये पहले पता रहना चाहिए कि मैं इसको पढ़ तो ले रहा हूं, इसको मैं याद भी करूं, लेकिन मैं इसे यूज कैसे करूंगा, कहां यूज करूंगा, राइट टाइम एंड राइट प्लेस, ये इंपॉर्टेंट इशू है। इसमें मैं आपकी मदद करने जा रहा हूं। ये कैसे होगा? इस तरीके से होगा कि आपको मैंने ये लिख दिया, ये न्यूज हो गई, ठीक है, आपको ये न्यूज पता चल गई। अब ये इशू आता है कि ये भाई हमारे किस पेपर से मैच करते हैं। तो आपका जीएस का पेपर 1 है सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट, ये जीएस पेपर 1 की बात है। सोशल एम्पावरमेंट, वहां पर आप इस न्यूज को यूज करोगे। क्या बाल विवाह सामाजिक सशक्तिकरण का मुद्दा नहीं है? आप वहां इसको यूज करोगे। सेकंड चीज है स्वास्थ्य शिक्षा और मानव संसाधन, क्या वहां पर आप इसको यूज नहीं करोगे? कम उम्र में विवाह होने से क्या इस तरीके की चुनौतियां उत्पन्न नहीं होंगी? फिर है जीएस पेपर 2 में ही है गरीबी और भूख से संबंधित इशू, पॉवर्टी एंड हंगर रिलेटेड इश्यूज हैं, वहां ये मुद्दा जो है मैच करेगा। फिर क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से आए हैं। कामकाज और घर की संभाल, क्या भारतीय कामकाजी महिला एक न्यायोचित बर्ताव प्राप्त कर रही है? यानी कि महिलाओं का काम क्या है? महिलाओं का काम है घर में काम करने का। अगर वो घर में काम कर रही हैं, यानी कि वो हाउस वाइफ हैं, हाउस होल्ड्स हैं, तो क्या इस तरीके से उनके साथ न्यायोचित बर्ताव हो रहा है उनके काम के द्वारा? क्योंकि घर में काम करने की दोस्तों उनको कोई सैलरी नहीं मिलती, हम ठीक, हमारी आपकी माओ बहनों को कोई सैलरी घर में नहीं मिलती, ठीक, तो उनके साथ किस तरीके के इश्यूज
क्रिएट हो जाएंगे कि उनके काम को उतना सम्मान न मिलना, कि घर में है तो ये काम तो करना ही है, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो उससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि उनका जो आत्मसम्मान है वो तो, उसको तो चुनौती पहुंचती पहुंचती है, नेशनल जो चैलेंजेस हैं उसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़ जाता है, एक पॉइंट रेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एसेट के रूप में नहीं तब्दील हो पाती। और ऐसा क्यों होता है? आमतौर पर जब किसी भी महिला, किसी भी लड़की का विवाह जब कम उम्र में हो जाता है, अभी मैं डेटा से जस्टिफाई करूंगा, नेशनल फैमिली सर्वे जो 5 रिपोर्ट है उसके माध्यम से, कि कितनी प्रतिशत महिलाओं का विवाह कितनी उम्र में हो जाता है और कितने प्रतिशत लड़कों का विवाह हो जाता है। तो ऐसे में जो चैलेंजेस हैं, वो जो चैलेंजेस हैं जो आपके सामने आते हैं, तो जहां आप एसेट के रूप में तब्दील हो सकते थे, आप एसेट के रूप में तब्दील नहीं होते, बल्कि वो एक चुनौती बनकर आप जो उभरते हैं, बल्कि डिपेंडेंसी का भाव आता है। तो वो न केवल आपकी सुरक्षा, आपकी संरक्षा के लिए खतरा होता है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल जो डिपेंडेंसी है उसके लिए भी एक चुनौती उत्पन्न होती है। अब देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ठीक, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, आप मुख्य परीक्षा में सबसे बड़ी जो चुनौती है, स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, यही है कि उनके पास सही कंटेंट नहीं है, सही कंटेंट को यूज करने का तरीका नहीं पता। ठीक, तो जब ये प्रश्न पूछा गया है, कामकाज और घर की संभाल की, क्या भारतीय कामकाजी महिला एक न्यायोचित बर्ताव को प्राप्त कर रही है? ठीक, यानी कि घर में बच्चों को पालना पोसना, घर के काम धाम करने से क्या उनके साथ न्याय हो रहा है? तो आपको उसके पीछे की चीजें देखनी पड़ेंगी, जहां पर ये आज का एडिटोरियल आपको काम आएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कह रहा है कि 3% आर मैरिड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, कि 3% जो महिला हैं बेसिकली उनका विवाह 18 साल से पहले की स्थिति हो जाता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट कहा गया कि जो 17.5% पुरुष हैं, 17.5% पुरुष हैं, ठीक, उनका जो विवाह है वो भी जो है 18 साल या 21 साल से कम उम्र में हो जाता है, 21 साल उनकी जो उससे कम उम्र में हो रहा है। तो ऐसे में फिर कहा गया कि अगला पॉइंट है, 8% महिलाएं जो 15 से 18 साल की उम्र की होती हैं वो बेसिकली गर्भवती होती हैं या वो गर्भावस्था की स्थिति में उस दौरान होती हैं। तो जो 15 से 18 साल के बीच की महिला है वो प्रेग्नेंट है, तो वो डिपेंडेंट होगी ना, वो ऑलमोस्ट 100% डिपेंडेंट होगी, वो कहीं से भी एसेट के रूप में तब्दील नहीं होगी। और ये संभव है कि उसे एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता, जो कि पाया जाता है कि 40% से ज्यादा महिलाओं में देखने को मिलता है ना, वो होगा, बच्चा होगा वो स्वस्थ नहीं होगा, महिला खुद उतने अच्छे बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। तो जो चेन है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम डिमांड करते हैं, वो इंश्योर नहीं हो पाएगा, वो चैलेंजेस बना रहेगा। उस चैलेंजेस हमें बचने के लिए इस तरीके के नीतिगत उपाय करने पड़ेंगे, इस तरीके के जो सोशियो कल्चरल इश्यूज हैं उनके साथ डील करना पड़ेगा, जिसमें चाइल्ड मैरिज एक इंपॉर्टेंट इशू है। ठीक है, अब इसके कारण क्या है, इसको हम लोग देखते हैं, इसके कारण क्या है। कहा गया जो घरेलू श्रम कार्य है उसमें उनकी बहुत ज्यादा सहभागिता, पार्टिसिपेशन ऑफ डोमेस्टिक वर्क, यानी कि जो कोई महिला है उसकी बेसिकली घरेलू कामकाज में उसकी ज्यादा जो है सहभागिता है, क्योंकि आमतौर 15, 16 साल या 12 साल की बच्ची को माना जाता है कि कोई बाह्य तौर पर कोई एसेट नहीं हो सकती, लेकिन घर में वो काम धाम कर सकती है, तो ऐसे में उसका विवाह कर दिया जाता है। दूसरी चीज क्या है, सुरक्षा व बचाव। लड़कियों के बारे में जो एक मान्यता है कि दूसरे घर का गहना है, इस तरीके की बातें बोली जाती हैं, तो ऐसे में उनके सामने चैलेंज क्रिएट होता है। माँ बाप ऐसा सोचते हैं, ऐसी रूढ़िवादी मान्यताओं से ग्रसित हैं कि हमारे घर में रहेगी एक तरीके, अगर कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है इसके साथ तो हम कहाँ मुंह दिखाएंगे, हम किससे शादी विवाह हमारी बच्ची से करेगा, तो ऐसा ये ठीक रहेगा कि विवाह इसका कर दो, वो उसके लिए एक अभिशाप बन जाता है ना। तो ये चीज है सिक्योरिटी एंड हेल्प इश्यूज। फिर है पुत्र प्राथमिकता। ठीक, तो जो सन प्रायोरिटीज हैं वो भी इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किस तरीके से, क्योंकि ये कोशिश करना कि 2-3 बच्चे होंगे उसमें एक आध तो लड़का हो जाएगा, तो अगर अपने बेटे की या बेटी की कम उम्र में विवाह कर लेंगे तो फिर इस तरीके की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। इस तरीके की छोटी छोटी सोच जो है वो व्यवस्था को जो है चुनौती प्रदान करती है। फिर गरीबी आदमी को ये समझ में आता है कि अगर जितना ज्यादा लेट करेंगे उतना ज्यादा दहेज बढ़ जाएगा, हम तो गरीब आदमी हैं, हम दहेज नहीं दे पाएंगे,
कोई लड़का मिल गया है उससे शादी कर दो। ये चीजें जो बाल विवाह को प्रोत्साहित करती हैं, जिनको हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। फिर ऑर्थोडॉक्स, ठीक, समाज का रूढ़िवादी रवैया। समाज का रूढ़िवादी रवैया महिलाओं के संदर्भ में आज से नहीं, ऐतिहासिक काल से रहा है। तो वो जो फैक्टर्स है, वो जो माइंड सेट है, वो जो रूडिमेंट्री पर्सपेक्टिव है, वो कहीं ना कहीं इस जो चाइल्ड मैरिज को जो है बढ़ाने में बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है अदा करता है या रोल अदा करता है। आगे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में जो बाल विवाह हैं वो लगभग दुनिया में सबसे ज्यादा होते हैं, सर्वाधिक होते हैं। हाईएस्ट चाइल्ड मैरिज जो है वो इंडिया में ही होते हैं, ठीक, जिनमें जो कुछ राज्य हैं जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये टॉप स्टेट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जब ये इस तरीके के कंटेंट को आप लिखते हो, तो ये पॉसिबिलिटीज होती है कि आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे, गुड मार्क्स मिलने की संभावना होती है। और ये चीजें आपको कहां से मिल पाती हैं? इस तरीके के डिस्कशन से मिल पाती है, इस तरीके के डिस्कोर्स से मिल पाती हैं। तो इसको प्लीज आप डेली ज्वाइन करते रहिए। फिर जो कुछ इश्यूज रेज होते हैं, अब इनसे होता क्या है? ये जो कुछ विषय उभर कर आते हैं उनसे होता क्या है? अगर किसी महिला या किसी पुरुष का कम उम्र में विवाह होता है तो आज की नव उदारवादी दुनिया में, नव सामाजिक व्यवस्था में क्या वो सही है? क्या एक तरीके के मानवाधिकारों, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं है? क्या आपको लगता है कि वो उनके फंडामेंटल राइट्स का, जिसमें सम्मान के साथ जीवन जीने के जहां स्थिति बन सकती है, वहां उनको चूल्हा चौका करना पड़ रहा है, 2 जून की रोटी जुटानी पड़ रही है, तो क्या उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं है? तो इस तरीके के इश्यूज रेज होते हैं, ठीक, इस तरीके के इश्यूज रेज होते हैं। फिर महिलाओं का असशक्तिकरण, यानी कि महिला जहां इंपावर्ड हो सकती थी पढ़ लिख कर, वो कुछ स्किल्ड सीख कर इंपावर्ड हो सकती थी, वहां पर अब वो डिपेंडेंट रहेगी पूरी फुल लाइफ, होल लाइफ वो डिपेंडेंट रहेगी अपने हस्बैंड पर, अपनी ससुराल पर, अपने परिवार पर। तो वो एक तरीके के जो कॉम्प्रहेंसिव जो डेवलपमेंट है उसका वो खुद नहीं हो पाएगा, प्लस देश की जो जीडीपी है उसमें किसी भी तरीके से वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके के चैलेंजेस उभर कर सामने आएंगे, ठीक। फिर गर्भावस्था, कम उम्र में गर्भावस्था का दुष्परिणाम क्या होता है कि बच्चे जो होंगे वो स्टंटिंग का शिकार होंगे, एनीमिया होगी, जनसंख्या वृद्धि होगी और डोमेस्टिक वायलेंसेस बढ़ेंगे। प्रेगनेंसी कम उम्र में होना, स्टंटिंग, एनीमिया, पॉपुलेशन ग्रोथ और डोमेस्टिक वायलेंस का कारण बनता है, ठीक। तो ये जो सारे जो विषय हैं, जो मुद्दे हैं, वो इससे रिलेट करते हैं, वो चाइल्ड मैरिज से आकर रिलेट करते हैं। तो जब आप इस तरीके की चीजों को बढ़िया से इनोवेटिव ढंग से लिखोगे तो आपके जो नंबर पाने की जो शैली है वो बढ़ जाएगी। आप नंबर पाने के लिए एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा, आपके लिखने की बेहतर शैली नंबर ज्यादा देने के लिए अगले को प्रोत्साहित करेगी, ठीक। आप अच्छे से अच्छे नंबर इससे पा सकोगे। फिर और क्या विषय हैं? जैसे सामाजिक न्याय का सुनिश्चित ना होना, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब है कि महिला घर के कामकाज में लिप्त है, बच्चों के पालन पोषण में लिप्त है, परिवार के कामकाज में अपनी जिंदगी खपा दे रही है, तो उसका एम्पावरमेंट कहां हुआ? उसका एम्पावरमेंट ना होने से न केवल महिला का एम्पावरमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे समाज का साथ न्याय नहीं हो रहा है। क्योंकि समाज में महिलाओं की संख्या लगभग 50% है और उसमें बहुत कम प्रतिशत महिलाएं, आधे से कम महिलाएं ही काम कर पा रही हैं और बहुत कम प्रतिशत महिलाएं औपचारिक श्रम में लगी हुई हैं। अनौपचारिक श्रम में लगी महिलाओं का फिर भी शोषण हो रहा है। तो ये जो स्थिति है वो सोशल जस्टिस को इंश्योर नहीं करती, ठीक। महिलाओं में एनीमिया इत्यादि की बीमारियां हो जाती, ठीक, तमाम। और जो पैट्रियार्की है उसका जो साइलेंस बैड इंपैक्ट है वो सोसाइटी पर काम करता है। जो पैट्रियार्की है यानी कि जो डिसीजन मेकिंग है उसके केंद्र में कभी वीमेन नहीं आ पाती, महिला नहीं आ पाती। और जब महिला डिसीजन मेकिंग के सेंटर में नहीं होती तो चैलेंजेस क्या होते हैं दोस्तों? चैलेंजेस ये होते हैं कि वो फिर कठपुतली बनकर रह जाती है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो प्रभावित होती है और उसके प्रभावित होने से उसके साथ जो अन्याय होने की संभावनाएं, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होने की संभावनाएं, उसको डिग्निफाइड लाइफ ना मिलना, ये सब तमाम तरीके के जो इश्यूज हैं वो रेज होते रहते हैं, ठीक। तो अब इसके साथ प्रयास क्या किए जाने चाहिए, ठीक। ये तो चैलेंजेस की हमने बात कर ली, इश्यूज की बात कर ली, लेकिन वो क्या प्रयास हैं जो चाइल्ड मैरिज को कम कर सकते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग देखेंगे। पहले आर्थिक प्रोत्साहित किया जाए,
ये आर्थिक प्रोत्साहन किस तरीके से, जैसे लोगों को स्किल किया जाए, एजुकेशन में जो तमाम तरीके की जो स्कॉलरशिप्स हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी हो और सही समय पर मिले। ठीक, ये आर्थिक प्रोत्साहन के तौर तरीके हो सकते हैं। सेमी स्किल्ड स्किल्ड करने के तौर तरीके हो सकते हैं। ठीक, सामुदायिक भागीदारी, सामुदायिक भागीदारी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है कि समाज में जन जागरूकता का प्रसार किया जाए। जो सिविल सोसाइटीज होती हैं, सभ्य समाज के लोग होते हैं, नागरिक समाज के लोग होते हैं, जो एनजीओ हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनकी भागीदारी हो सकती है। एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक, इनकी भागीदारी हो, सिविल सोसाइटीज, इनकी भागीदारी हो सकती है। मीडिया, मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो इस तरीके के कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में उनका बहुत अच्छा रोल होता है। जहां कहीं भी अच्छा काम हो रहा है उसको न्यूज चैनल पर दिखाया जाना चाहिए। ठीक, सामाजिक मान्यताएं जो हैं उनमें चेंजेस आने चाहिए। चेंजेस इन सोशल बिलीफ्स, जो सामाजिक मान्यताएं हैं कि लड़की है, किसी के जो है दूसरे घर में ही इसको जाना है तो उसको मत पढ़ाओ, मत लिखाओ, कम उम्र में विवाह कर दो। ठीक, जो समाज उतना भी पढ़ा लिखा नहीं है वो एक तरीके से कम उम्र में विवाह कर रहा है, वो दूसरे तरीके के रूढ़िवादी सोचों में जो है से गिरा है, उससे उसको बाहर निकालना होगा। उसको निकालने के लिए इकोनॉमिक इंसेंटिवाइज किया जा सकता है, सोशली उसके लिए रोल मॉडल लोग बन सकते हैं, उससे उसमें सुधार हो सकता है। फिर जो लीगल फ्रेमवर्क है, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये काम इसमें जो बात बोली गई कि महिला की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए, ये लीगल फ्रेमवर्क है जो सरकार की तरफ से है। फिर जो जेंडर गैप है, लिंग अनुपात जो है जो काफी बढ़ा हुआ है भाई, हमारे यहाँ पर 943 टू 1000, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। उस अंतराल को और कम करने के लिए, ठीक, ये कहा गया कि 1948 में सार्वजनिक घोषणा पत्र को मान्यता दी गई। रिकॉग्निशन ऑफ द पब्लिक डिक्लेरेशन इन 1948 टू रिड्यूस जेंडर गैप, यानी कि हमने इंटरनेशनल कन्वेंशन एक तरीके का है 1948 का, उसको साइन किया हुआ है कि हम जो जेंडर गैप है उसको कम करेंगे। लिंग अंतराल का मतलब है महिला और पुरुष के बीच में जो अंतर है, भौतिक अंतर, उसको कम करेंगे। ठीक, फिर जया जेटली की रिकमेंडेशन आई, एक समता पार्टी की मिस्टर जया जेटली हैं, उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि जो महिला और पुरुष हैं या जो युवा हैं उनके विवाह की उम्र को बढ़ा दिया जाए। सरकार ने उसको माना भी। ठीक, अब क्या है, 21 वर्ष में महिलाओं का विवाह होगा। ठीक, महिलाओं की विवाह की उम्र को बढ़ा दी गई, जिससे उनकी जो इकोनॉमिक जो सेल्फ रिलायंस के अवसर हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कार्यकर्ता व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ चौतरफा दृष्टिकोण अपनाया जाए, यानी कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाया जाए। जो हेल्थ वर्कर्स हैं, आशा बहुएं हैं, एएनएम्स हैं, जो पीएचसीज हैं, सीएससी हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सब के माध्यम से हमें इस तरीके के मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को अपनाना होगा। जिससे क्या होगा कि जन जागरूकता आएगी। और पब्लिक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर जिस तरीके से हमारे देश में जो संस्थागत प्रसव है उसकी दर काफी बेहतर हो गई, 80% से ज्यादा संस्थागत, यानी कि किसी हॉस्पिटल में जाकर जो है डिलीवरी हो रही है, उसी तरीके से हम क्यों ना बाल विवाह की जो है स्थिति को कम कर सकते हैं। इसके लिए जो हेल्थ वर्कर्स अगर अपने इंसेंटिव जो है लेकर जो है पब्लिक में जाएंगे तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज होगी। फिर है नीतिगत हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, पॉलिसी इंटरवेंशन करने की आवश्यकता है, कि यानी पॉलिसी को बहुत ही प्रैक्टिकल बनाना होगा। इसमें जो लोकल गवर्नेंस है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से हम जो है सुधार कर सकते हैं। जो 73 और 74 अमेंडमेंट से जो आया था, ठीक, पंचायती राज या नगरीय स्वशासन के जो है तौर तरीके हैं, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हम यूज कर सकते हैं चीजों को बेहतर करने में। तो इस तरीके से हम लोग ये पूरी जो व्यवस्था है उसको बेहतर कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। और अगर चाइल्ड मैरिज कम होती है तो न केवल हमारे देश की जीडीपी बेहतर होगी, सोशल इंपावरमेंट होगा, वीमेन इंपावरमेंट होगा, और समाज की जो बेहतरी है, जो समाज एक सभ्य समाज बनना चाहता है, भारत का जो विजन है कि हम अमृत काल में हैं, 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं, तो वो जो संकल्पना है वो सच साबित हो सकती है। लेकिन उसके लिए हमें इन सब जो सोशल इश्यूज हैं इन पर काम करना होगा। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा
इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दीजिए और डेली 2 बजे वीडियो लाइव रहेगा, उसको देखना ना भूलिए। आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग 2 बजे डेली लाइव आएंगे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। आपकी सफलता में आकार ये सभी आपके सभी के साथ है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।